नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर जौगांकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। देखिए, कुर्सी की कहानी ऐसी ही होती है। प्रोफेसर साहब लेट हुए तो तुरंत जो है कुर्सी तो नहीं, लेकिन जगह बदली समीर जी ने। इधर आगे मेरे बगल में ऐसा ही हो रहा है। बिहार में भी कोई कुर्सी को छोड़े तो एक जरा सी कुर्सी पर ढील दी नहीं कि दूसरा कुर्सी पर बैठने को तैयार है। और आज रविवार है और आज एक्शन पैक्ड रविवार है। प्रधानमंत्री आज वहाँ बिहार में सभाएं भी करने जा रहे हैं और इसके अलावा उनका पटना में एक रोड शो भी, एक बड़ा रोड शो प्लान किया गया है। नरेंद्र मोदी के बिहार जाने का क्या असर होगा, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। एनडीए से लेकर महागठबंधन के सारे बड़े नेता पब्लिक के बीच वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। सवाल वही है कि बिहार की पब्लिक के मन में क्या है और इस बार किसके सर पर वो ताज पहनाने का विचार बना चुकी है। बिहार चुनाव पर मैं आज आपको एक नया सर्वे दिखाऊंगा। यह सर्वे बहुत ही दिलचस्प है और बहुत सारे सवालों के जवाब दे देता है जो आपके मन में भी होंगे और बिहार की जनता के मन में ये तो होगा ही कि दूसरा क्या सोच रहा है अपना मालूम होगा। तो ये मूड आज आपको इस सर्वे से कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ संशय, कुछ एक्स फैक्टर्स जिनका जवाब नहीं था अभी तक पोस्टर्स के पास, वो इस सर्वे में देने की कोशिश की गई है। उसकी बात भी करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में आ गए अपनी जगह पर दोबारा। समीर जी अपनी जगह पर दोबारा पहुंच गए। आ गए थे, इधर आ गए थे भैया। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो नीतीश कुमार हुआ है। हटा दिया, धक्का दे दिया। हटा दिया। देखिए, हाँ, कुर्सी पर कब्जा कर लिया। ये साहब, ये ऐसा मत कहिए। और हैं भी बिहार के ये। अरे चलिए, मैं आपको शुरुआत में पहले दिखाता हूं दो पोस्टर क्या कहानी कह रहे हैं। ये पटना में पोस्टर लगा है, नरेंद्र नीतीश भाई भाई जंगल राज अब कबहू न आई। कभी नहीं आएगा जंगल राज। वो अलग बात है कि अनंत सिंह कल रात को अरेस्ट हुए आधी रात के ड्रामे में, गोली चलाने के आरोप में, हत्या के आरोप में, लेकिन चले उन पर कार्रवाई तो हुई कम से कम। उसकी बात हम अलग से करेंगे कि नीतीश कुमार ने, हालांकि अब तो चुनाव आयोग के हाथ में है सब कुछ, लेकिन चीफ मिनिस्टर की पार्टी से जो आदमी लड़ रहा है चुनाव, उसकी गिरफ्तारी है और वो भी बड़े नाटकीय तरीके से आधी रात के बाद। और रात को 1 बजे के करीब या शायद 1:30 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें डीएम एसएसपी सब बैठे हुए थे, वो भी बढ़िया था। तो वो भी उसकी बात होगी। लेकिन ये संदेश है और ये एक लाइन का पोस्टर दरअसल इस पूरे चुनाव की कहानी बता रहा है। जंगल राज का डर अगर है मन में तो वो वोटर कभी नहीं जाएगा दूसरी ओर, ना वो कोई चांस लेगा। और अगर कहीं कोई छिटक रहा भी हो तो उसको याद दिलाया जा रहा है कि क्या 20 साल पहले हकीकत थी। अब ये दूसरा पोस्टर, जन सेवक। अंतर देखिए, जननायक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बोलती है, जननायक कह दिया अभी इनको क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव को कह दिया उनकी पार्टी ने। तो तेजस्वी यादव की पार्टी की सीनियर लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया, ना अभी जननायक नहीं। अब तो पप्पू यादव ने भी कह दिया, भाई आप सब कह लें ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव जननायक कहीं से नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार खुद को क्या कह रहे हैं, जनसेवक। प्रधानमंत्री खुद को क्या कहते हैं, प्रधान सेवक। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो भी ये कैप्शंस, ये डायलॉग तैयार करता है, वो उसके जिम्मे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि यही चीजें लोगों के दिमाग में अटक जाती हैं। और वोट दबाते वक्त कब बटन दबाना हो, ऊपर का और दब जाए नीचे का, तो ये छोटी छोटी बात में उसमें अंतर डाल सकती हैं। तो ये बात जो है वो कहीं, और पप्पू यादव का मैंने जिक्र किया तो एक इंटरव्यू में कल उन्होंने एक बात कही, आपको महागठबंधन की कहानी भी बता देगा। तेजस्वी का ही सवाल था तो कुछ ज्यादा नहीं बोले, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक गाने के बोल हैं, क्या जैसा भी है मेरा पति सिर्फ मेरा पति मेरा देवता, बुरा है भला है जैसा भी है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के लिए कहा। ये कहानी है कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की। चलिए अब आपको मैं जो सर्वे बता रहा था वो बताता हूं। सर्वे मैंने अब इस चुनावी सीजन में कम से कम 20 सर्वे देखे। इस सर्वे में हालांकि कोई सीधा सीधा वोट और सीट नहीं बताई गई, लेकिन इस सर्वे में जिस तरीके से सवाल पूछे गए वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बड़े इंटेलिजेंटली उन विषयों तक पहुंचा है सर्वे करने वाला जिसके जवाब नहीं मिल रहे थे। सर्वे सी वोटर का है, यशवंत देशमुख जी का सर्वे है, क्रेडिट उनको मैं दे रहा हूं। और ये मैंने कल सुना, उन्होंने जब शेयर किया हुआ था मोजो स्टोरी पर बरखा दत्त जी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोनों को क्रेडिट देते हुए मैं ये सर्वे उठा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। आप साहब देखिएगा, पहला एक तो ये ट्रैकर चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंदीदा आपका कौन है, तो इसमें आपको कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। पहली ग्राफिक जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तेजस्वी यादव को फरवरी में लगभग 40.5% लोग पहले आप अपनी पसंद बताते थे, अब वो 37% पर हैं। प्रशांत किशोर को लगभग 15% लोग याद कर रहे थे कि सीएम होने चाहिए, तो प्रशांत किशोर जैसे, अब वो बढ़कर के 23.5% पर आ गए, इनका ग्राफ बढ़ गया है। नीतीश कुमार 18.5% से अब लगभग 16%, 15.8 पर आ गए हैं फरवरी और अक्टूबर के बीच में। चिराग पासवान के ग्राफ में
बढ़ोतरी है 3.7% से बढ़ के ये 7.2% हो गए, हालांकि बीच में 9.5% भी हो गए थे, मगर फिलहाल ये 7.2% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। सम्राट चौधरी बीजेपी के बिहार के बीजेपी के लीडर्स में यंग टर्क जिनको बोला जा रहा है वो 8.2% था फरवरी में, वो 7% पर हैं फिलहाल। अब इसमें जो समझने वाली बात ये जो उनकी बातचीत सुन के मुझे पता चला, ये जब सवाल पूछते हैं ना सर्वे वाले कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, उसमें ऑप्शन नहीं देते। तो ये जो जवाब आए हैं उनका कहना है ये जनता ने अपने मन में जिसके बारे में सोच रखा उसने खुद बोला, उसको सोचने का टाइम नहीं दिया जाता, या 4 ऑप्शन नहीं दिए जा रहे, नीतीश कुमार में से, तेजस्वी यादव में से, प्रशांत किशोर में से कौन, ऐसा नहीं। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ये उनका जवाब आता है, ये पहला जवाब होता है मन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि तेजस्वी यादव को 37% लोग अगर मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, इस लिस्ट में आपको महागठबंधन का कोई या कांग्रेस का, आरजेडी का कोई और नेता नहीं दिखाई देगा, इसमें तेजस्वी ही तेजस्वी हैं। मतलब महागठबंधन के वोटर के लिए पार्टी का मतलब और सरकार का मतलब तेजस्वी यादव है, उसके मन में कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तेजस्वी मतलब तेजस्वी। और दूसरी ओर जितने लोग हैं इसमें एनडीए के लोगों को आप ऐड कर ले, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, तो ये लगभग 30% के करीब बन जाता है। भाई चीफ मिनिस्टर, ये तीनों ऑप्शन तो एनडीए के ही है ना, तो ये 30, इसको आप 30% टोटल मानिए, और उधर 37% पर है तेजस्वी यादव, बीच में है प्रशांत किशोर लगभग 23.5%। ये पहली स्लाइड है जो ये इशारा करती है कि जो कुछ भी नुकसान कर रहे हैं इस इलेक्शन में प्रशांत किशोर, मोटा मोटा नुकसान वो एनडीए कैंप का कर रहे हैं, ये पोस्टर्स बताते हैं। और आगे ये इस सवाल का जवाब और कंफर्म होगा। अगली स्लाइड पर अगर हम चलेंगे, इसमें इन्होंने पूछा कि ये वही है कि कौन पसंदीदा आपका मुख्यमंत्री होगा एनडीए में से, तो नीतीश कुमार, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था प्रशांत, चिराग पासवान 7.2, और 7% पर सम्राट चौधरी हैं। फिर एक सवाल होता है कि एनडीए से ही अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो कौन होगा, तो उसका जवाब आता है सम्राट चौधरी 29.7%, नीतीश के अलावा अगर एनडीए में से बनाना है। सवाल यह है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो लगभग 30% लोग फिर जवाब देते हैं सम्राट चौधरी का। तो क्लियरली अगर आप उनसे पूछिए भाई एनडीए में बनाना लेकिन नीतीश के अलावा, तो नंबर 1 पर आ जाते हैं सम्राट चौधरी, जिनको अभी प्रोग्राम में एक बार कह भी रहे थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर कि इसमें लगभग कोई डाउट नहीं है कि अगर बीजेपी के को अपना मुख्यमंत्री चुनना हो तो उस दौड़ में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं, वो वोटर के मन में भी दिखाई देता है। गैर नीतीश एनडीए सीएम के सवाल पर 29.7% सम्राट चौधरी, 12.7 पर चिराग पासवान, 8.9 पर नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगला सवाल जो था इनका वो ये था कि अब आपको हम 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो तेजस्वी या नीतीश। ये मुझे लगता है सारे सर्वे का मूल प्रश्न है, क्रक्स, कि कोई ऑप्शन नहीं दिया तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 ही लोग हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार। अब बताइए आप किसको चुनेंगे। तो जो लीड तेजस्वी यादव को थी सारे एनडीए के ऊपर 7% की, वो यहां पर लीड 5% की नीतीश कुमार को मिल जाती है। जब वो 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं तो तेजस्वी को 41% लोग सीएम बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को 46.2। मतलब अगर ये बाइपोलर इलेक्शन बन जाए किसी तरीके से कि कोई तीसरी पार्टी लोगों के मन में नहीं है, तो 2 में से एक चुनना है, तो 5% ज्यादा लोग नीतीश कुमार को चुनते हैं। क्या यह चुनाव बाइपोलर इलेक्शन बन चुका है? अगर बन गया है तो यह सर्वे बता रहा है कि फिर वाकई एनडीए बहुत आगे है इस वक्त महागठबंधन से। तो मैं अभी जितनी बातें हुई उन पर एक कमेंट में ले लेता हूं। आप मुझे बताइए साहब, इस सवाल में पीके इक्वेशन से बाहर होते ही टॉप पर पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब कम से कम अब पिछले कुछ दिनों में, और ये मैं बार बार कहते हुए कहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि 14 तारीख के बाद नीतीश जी खुद ऐलान करेंगे कि फलाना जी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर वो वाले सवाल नहीं है। सवाल कैसे होते हैं, इसी वजह से तो सवाल हो गए थे ना, कुछ लोगों ने कहा भाई वो समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ करना होता है कहीं कुछ कर जाते हैं, किसी के ऊपर अनायास गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय में जो उन्होंने दिखाया है तो वो वाला तो मामला चला गया। दूसरा, जब विपक्ष आक्रामक नहीं है तो हम लोग तो क्या है, विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष को ही नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसे खराब होंगे कि उनके ऊपर हमला किया जाए, तो हम कौन। अब इसके आगे की बात, प्रशांत किशोर 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का ही नुकसान करेंगे। कर पाएंगे क्या? मैं ये कहता हूं करेंगे को थोड़ा शब्द बदलिए, कहीं करते,
लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे प्रशांत किशोर गायब हुए हैं, जैसे उन्होंने राघोपुर का एक बढ़िया सा आभा मंडल बनाया और उसके बाद भाग खड़े हुए। फिर क्या कह रहे हैं, हमारा विधायक चला जाएगा, पैसे की आंच बहुत होती है, हम उसको रोक तो पाएंगे नहीं। अच्छा भैया, जब तुम्हारा विधायक चले जाएगा तो क्या बिहार के लोग ऐसे हैं, मतलब वो इतने भी क्या मौगा बोलते हैं सर बिहार के लोग, जो बेवकूफ कहने के लिए, तो इतना भी मौगा थोड़ी ना है कि वो कहेगा कि जो है हम दे देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हम लोगों ने आज से 2 महीने पहले बात की थी कि ये चुनाव पूरी तरह से एनडीए बनाम महागठबंधन है, वो पूरी तरह से दिख रहा है। नेता के तौर पर जो तेजस्वी यादव 2020 में थे, 2025 में नहीं बन पाए, बहुत स्ट्रांग है वो, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाला गठजोड़ अब बहुत लीड ले चुका है। और वो आप देखिए ना, साफ साफ देखिए, जब कहते हैं पहला नाम ध्यान में आएगा, इसीलिए ना ध्यान में आता है कि उनके पास तो विकल्प है, उधर कोई विकल्प नहीं है। क्या तेजस्वी के साथ आप नाम रखेंगे, राजेश राम है क्या फलाना, तो वो भी 3-4% ले जाते हैं ना, मतलब 2-3 नाम रख दीजिए। यहां आपके पास चिराग भी है, सम्राट चौधरी भी है, अभी तो इधर के नाम और रखे नहीं है, भाजपा कोई नाम रखा ही नहीं उस तरह से सम्राट चौधरी के, नित्यानंद राय के नाम पर भी बोलने वाले उस पर भी कुछ लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि लीड जो है, जो अंतर है, वो पहले चुनाव का जो मतदान होना है उसके पहले ही ज्यादा बड़ा हो गया है। इसको कैसे गठबंधन रिकवर करेगा, ये बड़ा सवाल। ये अब वही अंतर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर बता दूं, ये सवाल था कि अगर 2 ही ऑप्शन हो मुख्यमंत्री के तो आप किसको पसंद करेंगे, तो इसमें 46 पर पहुंच जाते हैं नीतीश, 41 पर आ जाते हैं तेजस्वी। लेकिन जब आप उनसे वैसे ही पूछते हैं कि अपने मन का पसंदीदा नाम बताइए, उसमें तेजस्वी यादव स्कोर करते हैं और वो वोट बट जाता है एनडीए के अलग अलग नेताओं में। तो मोटी मोटी बातें, ये 46% तेजस्वी सब, नीतीश सबके हैं वाला है, ये नीतीश सबके वाला, सबके वाला है। हाँ। केवल नीतीश ही हो तो बताइए। वही कर रहा हूं। तो मतलब तेजस्वी सीएम फर्स्ट चॉइस, अगर उनको कोई ऑप्शन ना दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए तो फर्स्ट चॉइस दोनों में से एक ही चुनना हो तो नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा अगर एनडीए में नीतीश नहीं है तो कौन, तो नंबर 1 पर सम्राट चौधरी है। उसकी एक वजह ये भी, और बीजेपी उनको आगे इतना बढ़ाती इसलिए भी है, ये सब लोग बताते हैं। एक तो वो एक जैसे कहते हैं बड़े ओबीडियंट डेप्यूटी के तौर पर लगे हुए हैं नीतीश कुमार के साथ। दूसरा सेम कास्ट है, जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व कुछ कुर्मी कोयरी कुशवाहा वर्ग को से आते हैं नीतीश कुमार, वही इनके पीछे है। तो इनको उस तरीके से प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है कि नीतीश कुमार कल को जब राजनीति में प्रासंगिक ना रहे तो उनका समर्थक वर्ग कहां जाएगा। तो उसके लिए एक लीडर बीजेपी तैयार करना चाहती है, तो क्या वो सम्राट चौधरी हैं। ये तीसरी बात हो गई। दूसरा, घाट घाट के पानी भी पिए हुए हैं वो ठीक बात है, लेकिन आप बताइए ना, जितनी बीजेपी उनको जितना आगे उनको बढ़ाती है और किसको बढ़ाती है। उस चर्चा में जिसमें ये इंटरव्यू ये डिस्कस हो रहा था, के लिए आपने कहा, इन्होंने सम्राट चौधरी, अरे सम्राट जी, जिस सर बस एक बात बस, इसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि अगर प्रशांत किशोर अच्छा करते हैं तो नीतीश कुमार फर्श पर, और प्रशांत किशोर इक्वेशन से आउट हो जाते हैं तो नीतीश कुमार अर्श पर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। प्रशांत जितना अच्छा करेंगे नीतीश कुमार या एनडीए को उतना नुकसान, और प्रशांत किशोर जितना खराब करेंगे ये चुनाव उतना एक तरफा बनेगा एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में। आप बोले सर। देखिए, मोटा मोटी बात जो है वो ये जो अंतिम बात है वो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जितना वो अच्छा करेंगे, प्रशांत किशोर जितना अच्छा करेंगे उतना ही एनडीए के लिए परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन साथ में देखिए, सीमांचल का जो इलाका है, जो मुझे जानकारी मिली थी जब मैं बिहार दौरे पे था, तो सीमांचल के इलाके में उनकी सभाओं में भीड़ बहुत ज़्यादा आती है और वो मुसलमानों की भीड़ है। वहाँ ओवैसी को डर इस बात का है कि पिछली बार हम 5 सीटें जीते थे, इस बार हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और यदि त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में वो डैमेज ज़्यादा आरजेडी को करेंगे, न कि भारतीय सीमांचल में। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर जो है सिर्फ एनडीए को डैमेज कर रहे हैं, वो दोनों को डैमेज कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यदि ये वाकई जाकर के अंतिम दिनों में यदि पोलराइज्ड हो जाता है, तो जो कि मुझे ऐसा लगता है, और जो अनंत कुमार का भी, ये जो अनंत सिंह का जो खेल हुआ है, मुझे लगता है कि बिहार के वोटर्स को पोलराइज करने की ये कवायद ही एक तरीके से है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और ये महागठबंधन है उसका एक सर्टेन एज है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं सी वोटर या कोई और वोटर हो, मैंने ये नहीं कह सकता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं ज़्यादा करना चाहता, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर्द्वंद दिखाई भी देता है।
एकाएक जो 16% पर है वो एकाएक 46% पर 30% का जंप कहां से निकल करके आता है। तो मतलब एक उसको मैंने बताया ना, मैं बताता हूं, वही मैं सुन आप ही लीजिए। की बात, बाइपोलर जब हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं बाइपोलर की स्थिति में देखिए ये बड़ा बौद्धिक जुगाली करना बहुत अच्छी बात है, ये सब बौद्धिक जुगाली है। मैं जो बोल रहा हूं ना, सी वोटर की ये जो कवायद है ना, ये बौद्धिक जुगाली से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार चुनाव आप जाकर के देखिए, सबको दो बातें बहुत स्पष्ट होती है कि कंटेस्ट है, लेकिन एक क्लियर मैंडेट की तरफ जो है वो वहां पर जाकर के नीतीश कुमार के पक्ष में है। और दूसरी बात, जिस नीतीश कुमार को आप 16% और 17% पर दिखाते हैं, आप किसी से जाकर के आप पूछिए, बिहार में आज के दिन में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसी हवा नहीं है साहब। और तेजस्वी के घोटाले को लेकर के, जी, जमीन से लेकर घोटाले को लेकर के, उनके पूरी इन चीजों का जिक्र हर कोने कोने में है। अब आप जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसको काट नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो नीतीश कुमार जी एज सीएम कितने लोग पसंद करते हैं, ये कोई एक सर्वे नहीं है, हर सर्वे में नंबर 1 तेजस्वी आते हैं, एवरी सर्वे। उसका कारण मैं बस एक लाइन में उसका कारण बता दूं। उसका एक कारण है कि जो आप 37% का वोट, आप तो पिछली बार भी आपने देखा था जो चुनाव में आया था माई गठबंधन का, वो कंसोलिडेटेड एक तरीके से उसके पक्ष में खड़ा है, ठीक है कि नहीं। और जो एनडीए है वहां पर 16% वोट जो है वो कुर्मी का वोट और कोयरी का वोट ऐसे ऐसे यही बात किया हम हुआ कह रहे हैं, यही बात हम भी यही कह रहे हैं। उन्होंने बताया ना कि और ऑप्शंस देता है, जब आप एनडीए का पूछते हैं तो तेजस्वी के अलावा, नीतीश के अलावा और ऑप्शंस भी वोटर सोच सकता है, उधर वो कोई और ऑप्शन जो है वो सोच नहीं सकता। लेकिन अभी आपने कहा कि कॉन्टेस्ट है लेकिन एज है। 2 इंटरव्यू हाल फिलहाल के, एक गृहमंत्री अमित शाह का और दूसरा जो बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान का, आज अखबार में छपा हुआ है। अमित शाह कहते हैं 160 सीटें वन साइडेड इलेक्शन, और धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी हैं भाजपा के, वो यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई है, टक्कर है, लेकिन हम आगे हैं। फर्क है सर दोनों बातों में। अमित शाह जो बोल रहे हैं वो एक लीडर के तौर पे बोल रहे हैं, तो वो लीडर यदि इतना नहीं बोलेगा तो मुश्किल होगा। कोई उसको आप ये समझ रहे हैं कि 160 के साइन करके दिए क्या अमित शाह जी ने? उसका मतलब है कि लीडर के लिए एक टारगेट उन्होंने दिया है। वो तो अभी तो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन तो याद होगा ना आपको, और 2024 का जनरल इलेक्शन भी याद होगा आपको 400 सीटों का। तो उसका मतलब मैं, और उसमें कोई मैं दोष नहीं मानता। सच्चाई कहां है ज्यादा? धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि वहां प्रभारी हैं और वो चुनाव को लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी ने अमित जी का इंटरव्यू नहीं देखा होगा? नहीं, अमित शाह जी में और धर्मेंद्र जी में फर्क है। धर्मेंद्र जी जो स्थिति है वो बता रहे हैं, अमित शाह जी एक पूरा परसेप्शन के लिए माहौल बना रहे हो। इसमें कोई दोष भी नहीं है कि कोई ऐसा कह देंगे कि फांसी लगाएंगे अब अमित शाह जी को आप। मैं इसको ऐसा नहीं मानता। जब 400 कह रहे थे तब भी मैं नहीं मानता था, क्योंकि लीडर को बोलना ही ऐसे होता है कि भाई हम ऐसा करेंगे। मुद्दा क्या है? 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो जंगल राज की बात हम लोगों ने पहले शुरुआत में शायद की थी, तो जंगल राज पर एक तो मुझे लगा कि महागठबंधन बहुत कमज़ोर साबित हुआ ये बताने में कि जो जंगल राज का जो परसेप्शन है वो कानून व्यवस्था का परसेप्शन नहीं था, समझे? अब बहुत सारे लोग भूल गए। अब लोग समझते हैं कि जंगल राज का मतलब है कोई डकैती, चोरी, ये वो। जंगल राज का शब्द कहाँ से आया याद है आपको? हाईकोर्ट ने बोला शायद, पटना हाईकोर्ट ने बोला। और पटना हाईकोर्ट ने कब बोला? जब वहां पर बाढ़ आई हुई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा ये जंगल राज है क्या, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। कानून व्यवस्था खराब थी अच्छी थी वो अलग इशू है, लेकिन भारतीय जनता बैड गवर्नेंस, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जंगल राज को कानून से जोड़ दिया, और ये महागठबंधन इसको खारिज नहीं कर पाया मेरे हिसाब से। तो लोगों को, जो लोग नहीं समझते वो जंगल राज को यही समझते कि कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे कानून व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन ये नैरेटिव बैड गवर्नेंस के लिए था। ठीक है, ये साफ होना चाहिए। अब दूसरी बात, जन स्वराज की बात कर रहे हैं। जन स्वराज का मैं तो पहले भी ये इलेक्शन बाइपोलर ही मानता हूँ डे 1 से, क्योंकि पहले तेजस्वी मजबूत तरीके से लड़ रहे थे, अब नीतीश कुमार जी भी हैं, और नीतीश कुमार जी को 46% वोट मिलते हैं नैरेटिव के तौर पर। तो इसमें तो ये है ना कि वहाँ पर तो कोई, नीतीश कुमार जी तो सबकी पसंद है, तेजस्वी जी की भी पसंद है और बीजेपी की भी पसंद है। और अगर ये नहीं होता तो बीजेपी क्यों उनको झेलती? अच्छा ठीक है, तो बीजेपी यशवंत देशमुख से ज्यादा जल्दी समझ गई। इसका जवाब उसमें उन्होंने, इसका मतलब विजय जी कह रहे हैं
ये आरजेडी वाले भी चाहते हैं कि नीतीश हमारी तरफ आ जाए। सबके हैं ना, अभी तो बताया। क्यों मोदी जी के और नीतीश जी के पोस्टर एक साथ लगे? एनडीए का मैनिफेस्टो आता है, बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग से नहीं आता है। क्यों? अभी मैंने आपको पोस्टर दिखाया, मोदी और नीतीश वाला और जंगल राज का बहुना आई। ये एकजुटता और नीतीश कुमार को प्रॉप अप कराने के जो प्रयास हम देख रहे हैं, कल उनका जिस तरीके से वीडियो डाला गया, जिस तरीके से बताया गया, वो बारिश में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो मैं सुन रहा था वो इंटरव्यू, उसमें उनका कहना यह था कि एक वक्त शायद चुनाव के बीच में या चुनाव से पहले बीजेपी को ये लगा हो कि हमारे पक्ष में ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम और ये बाकी जो हमारे 3 सहयोगी हैं, इनको मिलाकर ही हमारा काम हो जाए, मतलब हम इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे। और जेडीयू जो पिछली बार कम रह गया था, इस बार भी कम ही रहेगा। लेकिन शायद इलेक्शन चलते चलते उनको ये समझ में आया, ना ये काम अकेले नहीं हो पाएगा, हमें नीतीश जी की उतनी ही जरूरत है जितनी अभी तक हमको रही है। इसीलिए नीतीश कुमार अचानक से, आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी का इंटरव्यू में कहना नहीं वही मुख्यमंत्री होंगे, दिलीप जायसवाल जो वहां प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी शब्द नहीं, रविशंकर प्रसाद का कहना, सब लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं, उनको समझ में आएंगे नहीं, नीतीश हमारे लिए जरूरी है। और दूसरा, उनको नीतीश का वोट ही नहीं, गुडविल भी चाहिए। ये उसमें एक शब्द था, मुझे गुडविल इंटरेस्टिंग लगा। नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से ये संदेश या उनके समर्थक को बीजेपी नहीं देना चाहती कि इनको इल्ट्रीट किया जा रहा है, या इनकी पार्टी हड़पने की कोशिश की जा रही है, या इनको रिटायर करने की कोशिश हो रही है, कुछ नहीं। तो उनका मानना था कि नीतीश ही तय करेंगे अब जो होना है आगे जाके चुनाव के बाद, या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो। एनीवे, आगे बढ़ते हुए समीर जी, सर्वे में आगे ये हमने बात कर ली, अगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट है तो नीतीश को 5% की लीड है इस सर्वे के मुताबिक। फिर ये सवाल कि कोई काम से खुश, कितना खुश हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं 37% हैं, काम से खुश वाले भी 37% हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 24% हैं। इसको निकाल, दोनों को जोड़ दें तो 71% लोग लगभग संतुष्ट वाले आ जाएंगे। यही बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। फिर आगे सर, ये सवाल बड़ा मजेदार था। अब इन्होंने ये सवाल किया कि आपने जिसका भी नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया, पसंद के मुख्यमंत्री का, वो नहीं तो कोई दूसरा बताइए। समझिएगा, मुझसे पूछा गया आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मैंने कहा नीतीश कुमार। तो मुझसे कहा गया अच्छा नीतीश कुमार नहीं बन रहे, अब इनके बाद बताइए दूसरी पसंद कौन है आपकी। यहां खेल छुपा है गठबंधन का, बहुत दिलचस्प। जब नीतीश कुमार का समर्थक बोलता है कि नीतीश के अलावा कोई दूसरा नाम बताइए, तो वो 13.8% नाम उसमें लेने वाले सम्राट चौधरी के भी हैं, कि 76% कह रहे हैं नहीं, हमको नीतीश ही चाहिए और कोई नहीं, दूसरा नाम है ही नहीं हमारे मन में। लेकिन लगभग 14% लोग सम्राट चौधरी के नाम पर भी राजी हो जाते हैं। ये नीतीश कुमार के समर्थक हैं, उसको चलेगा, नीतीश नहीं तो दूसरा भी चलेगा, ऐसे 14% लोग बोलने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थक 92% कहते हैं नंबर 2 पर हमारी कोई पसंद नहीं है। 92% लोग कहते हैं ओनली तेजस्वी। केवल 1.9% लोग नाम लेते हैं किसी दूसरे का, और वो भी कौन? नीतीश कुमार। ये क्लियर है कि महागठबंधन में कोई और नहीं चलेगा, केवल यही चलेंगे, तेजस्वी ही चलेंगे। सम्राट चौधरी से समर्थक से पूछा गया भाई आपको बनाना हो किसी और को मुख्यमंत्री, तो वो 64%, लगभग 65% नीतीश कुमार का नाम लेता है। मतलब एनडीए के समर्थक वर्ग में इतनी बात तो है, चलो मेरी पसंद का नहीं, बीजेपी वाला चाहता है मेरी पसंद का बीजेपी का बने, नहीं बनेगा तो मुझे नीतीश भी चलेंगे। नीतीश का भी वोटर समझता है कि चलो नीतीश अगर नहीं बने इस बार किसी वजह से, तो जिताना एनडीए को है, हम बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, हमको चल जाएगा। फिर प्रशांत किशोर को समय सीएम बनाना जो लोग चाहते हैं, उनसे दूसरी पसंद पूछी जाती है तो 38% लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। यह बता रहा है जो आपको जो शुरुआत में बात हुई कि नीतीश और प्रशांत किशोर के पास एक्चुअली जो भी वर्ग आ रहा है वो मेजरली नीतीश कुमार के बैंक से आ रहा है। इससे इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है, और इसीलिए बहुत जरूरी है एनडीए के लिए कि प्रशांत किशोर का ग्राफ ना उठे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एनडीए को इस बात की जरूर चिंता होगी कि अगर प्रशांत किशोर बेहतर करेंगे तो उसका नुकसान एनडीए को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तैयारी कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनकी कोशिश ये है कि भाई महागठबंधन से भी मुसलमानों का एक बड़ा वोट तोड़ा जाए और एनडीए से भी एक बड़ा वोट सवर्ण वोट बैंक जो उसमें सेंध लगाई की जाए। तो प्रशांत किशोर दोनों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा जो टूटने की संभावना नजर आ रही है वो एनडीए से टूटेगा। लेकिन जो अभी एक चर्चा हो रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि बिना नीतीश के हमारा इतना बहुमत आ जाए कि हमें नीतीश की जरूरत नहीं पड़े। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल किए थे तब भी इस बात पर विचार नहीं किया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि बिना नीतीश, अगर उसमें चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा
और उनके जो तीसरे जीतन राम मांझी को मिला ले तो 142 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 142 में से 122-23 सीटें जीतना 243 में से असंभव है उनके लिए। तो उनको किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा होगा कि भैया बिना नीतीश के हम गठबंधन की सरकार मतलब अपनी सरकार बना ले, नीतीश को माइनस कर दे। अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसा होता तो नीतीश के साथ सीटें और कम होती। अब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, बिहार के सबसे बड़े नेता है, सबसे लोकप्रिय है, कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो समर्थक है उनमें हमेशा इस बात का रहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती है, उसके बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प है अपना मुख्यमंत्री बनने का, और भारतीय जनता पार्टी उस विकल्प पर वर्किंग कर रही है कि नीतीश के रहते भी हम अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाएं। और इसलिए सम्राट चौधरी को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। महागठबंधन में ऑप्शन नहीं है, वहां पता है कि वहां तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं दो जो बातें आसपास भी खड़ा हो। समय भी हो रहा है, आप इससे सहमत हैं क्या? जो पहली बात हुई, बाइपोलर इलेक्शन में ये कॉन्टेस्ट नहीं है, फिर ये वन साइडेड इलेक्शन है नीतीश के फेवर में, अगर कोई तीसरा प्लेयर मौजूद नहीं है तो। बिल्कुल। एक बात, अगर तीसरा प्लेयर आ गया बीच में जो प्रशांत किशोर हैं, तो एनडीए को ज्यादा घाटा हो सकता है। इससे सहमत निश्चित हैं? रूप से ठीक है। बाइपोलर में तेजस्वी नीतीश के अंदर कहीं नहीं टिकते। अगर ये मतलब त्रिकोणीय होता है, अगर इसमें प्रशांत किशोर बेहतर प्रदर्शन करते हैं या दौड़ में आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एनडीए को भी इसका नुकसान अब उठाना आप पड़ेगा। पूछेंगे पे अंत में उन्होंने क्या बताया, सीट वोट, तो सीट नहीं दिया, उन्होंने वोट भी नहीं दिए इसी वोटर के सर्वे में। उन्होंने अपना एक अनुमान बताया कि इसमें मोदी फैक्टर भी जोड़ दें और कांग्रेस का भी कुछ जो है वो जोड़ दें अगर, तो बाय एंड लार्ज ये 42% वोट महागठबंधन और 45-46% वोट एनडीए। यहां जाके कहानी कहीं ठहरनी चाहिए, ये इस सर्वे का निचोड़ था। अब बताइए इससे आप सहमत हैं? एक लाइन में और ऐड कर दूं, उन्होंने कहा फाइनल डे बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नआउट का, मतलब 6 और 11 महिलाएं ज्यादा निकली तो एनडीए वेव, नीतीश कुमार की वेव। अगर पुरुष ज्यादा निकले और उसमें भी यंगर लॉट, नौजवान ज्यादा निकले, तो तेजस्वी सरप्राइज कर सकते हैं। बोलिए। थोड़ा सा पिछले कुछ समय में जो मैंने बात की, तो थोड़ा मेरा इस पे भी एक व्यू पॉइंट बदला है। ये शायद हम मीडिया के लोगों के मन में आ गया है कि यूथ अगर निकलेगा तो वो तेजस्वी के साथ जाएगा। क्यों ऐसा हमने सोचा? हमको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एग्जाम्स को लेकर जो हो गया, या जो तेजस्वी कह रहे हैं, तो उसके आधार पर यूथ उधर जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मेरी जो बातचीत वहां हो रही है और जो सोशल मीडिया पर देखा जी, यूथ और महिलाएं अगर निकलेंगी तो एनडीए की सरकार 100% बड़े बहुमत से बन जाएगी। अब बात करते हैं उस हत्याकांड की जो इस वक्त बिहार में बहुत छाया हुआ है और चुनाव में कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा। सवाल की है केवल एक सीट पर असर होगा या उससे ज्यादा पर असर होगा। बीच चुनाव में एक बाहुबली उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा पुलिस ने एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को देर रात एक बड़े ड्रामेटिक अंदाज में 3 लोगों समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अनंत सिंह अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और आपने वीडियो भी देखा होगा, आप लोग कह रहे हैं 40 गाड़ियां साथ में चल रही थी रात में, उसमें से भी बहुत लोग गिरफ्तार हुए। करीब 150 पुलिस वालों को साथ लेकर जो एसपी हैं शायद वहां के, वो अनंत सिंह के घर पहुंचे। एसएसपी माफ कीजिए, कार्तिकेय शर्मा रहे थे, और पुलिस ने अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया और फिर पटना लेकर के आई। पहले ये खबर थी कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात में 1-1:30 बजे, पुलिस एसएसपी डीएम सब बैठे, तो वहां सवाल पहले यही हुआ। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा भी थे, उन्होंने कहा ये क्लियर कीजिए कि सरेंडर है या गिरफ्तारी है। सुन लीजिए आप। कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। अब ये इतना जो है क्यों चल रहा है ये पूरा प्रकरण, उसकी हम लोग डिटेल में बात करें और इसका जाति समीकरण समझना बहुत जरूरी है और क्या उसका इंपैक्ट मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी होगा। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का लेकिन एक पहला रिएक्शन आया, वो भी आपको दिखा देता हूं। अनंत सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अपनी पोस्ट के आधार पर अनंत सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कारगिल चौक पर उनके घर से उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर है। ये तस्वीर जैसे रात में उनको अरेस्ट किया गया था। अगर इस पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन जो है हमारे पास वो अगर है तो उसको भी एक बार हम लोग सुना देते। तेजस्वी यादव ने कल बात कही थी, बड़ा गुस्सा थे, नाराज थे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर गया है क्या? एक आदमी की हत्या हो जा रही है, एक पुलिस वाला मारा जा रहा है कहीं,
फिर उन्होंने उसमें वो भी जोड़ा कि चुनाव आचार संहिता लगी है, 10,000 रुपया रिश्वत लोगों को बांटी जा रही है। चुनाव आयोग पर कैसे फायर हुए तेजस्वी यादव, देखिए। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन गिरफ्तारी से पहले का है, तो रात में गिरफ्तारी तो हो गई। अब पहला सवाल लोग पूछने की ये गिरफ्तारी क्या स्ट्रेटेजिक गिरफ्तारी है? भाई अपने ही आदमी को गिरफ्तार करा ना। हालांकि टेक्निकली पुलिस अब जेडीयू के पास नहीं, मतलब नीतीश कुमार के पास नहीं है, वो अब चुनाव आयोग के पास है। तो ये कार्रवाई क्यों हुई, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि पूरे मामले में इफेक्टेड पार्टी, अक्यूज्ड वो कौन है। भूमिहार हैं अनंत सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे बाहुबली भूमिहार की पत्नी से, सूरजभान। तो यहां भूमिहार फैक्टर। मरने वाला आरजेडी का समर्थक था, टिकट नहीं मिला तो जन स्वराज के कैंडिडेट का समर्थन कर रहा था, वो यादव है और दुलार चंद यादव। और जिसके प्रचार में हत्या हुई जन स्वराज का कैंडिडेट, वो धनुक जाति से, पिछड़ी जाति से आता है। अब थोड़ा सा आज छपा हुआ था तो इंटरेस्टिंग जानकारी थी। जो वहां जो वोटर समीकरण है उसको आप समझिए तो धनुक वोटर जो है जन स्वराज के प्रत्याशी वो 45,000, यादव वोटर है 40,000। लोग मान रहे हैं कि इस हत्याकांड के बाद यादव वोट जो है वो बहुत कुछ उनकी तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही प्रचार में मृत्यु हुई दुलार चंद यादव की। तो ये बनता है 85,000। दूसरी तरफ भूमिहार वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी मोकामा का 65,000 और 10,000 पासवान, 10,000 राजपूत। तो अनंत सिंह की वजह से लगा था यहां पर एनडीए को कि भूमिहार वोट ज्यादा उनकी तरफ आएगा और साथ में ये 20,000 का एक्स्ट्रा वोट। तो ऐसे देखें तो इवनली बैलेंस था। लेकिन अब जब भूमिहार वोट डिवाइड होगा तो क्या उसमें सहानुभूति की मदद के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई कि अरेस्ट हो जाएंगे तो कुछ भूमिहार सहानुभूति दिखा करके भी इनकी ओर जा सकते हैं, या जो जंगल राज का आरोप और कैंपेन चल रहा है आरजेडी के खिलाफ उसका काउंटर करने के लिए कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारा समर्थक ही क्यों ना हो या हमारा उम्मीदवार ही क्यों ना हो, आरोप लगाए तो गिरफ्तार करेंगे। नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते, ना किसी को बढ़ाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। क्या ये जो है इसके पीछे स्ट्रेटेजी थी? आप ही समझाएं सर। देखिए, मुझे लगता है कि यदि इतना ही ईमानदारी होती तो अनंत सिंह को टिकट ही नहीं दिया जाता। सच्चाई तो ये है कि चाहे सूरजभान हो, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो दुलार यादव हो, ये सारे के सारे अपराधी किस्म के आदमी हैं। एक समय टाल का एरिया में इनकी दबंगई चलती थी और इनकी दबंगई के पीछे वरदहस्त किसका प्राप्त था? लालू प्रसाद यादव का वरदहस्त प्राप्त था। इस बार ये लालू प्रसाद यादव के तरफ से ये उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते थे। जब आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया, सूरजभान के हाथों ये टिकट मिल गया, सूरजभान के पत्नी को टिकट मिल गया, तो ये आकर के पलट करके जनसुराज पार्टी के लिए, उधर जनसुराज पार्टी में भी इस बात का जनसुराज के समर्थन में आए, पार्टी में तो नहीं आए, ये टिकट पर तो नहीं आए, लेकिन उनके समर्थन में आए। और जनसुराज के अंदर भी इस बात का एक मंथन चल रहा था कि भाई ऐसे आदमी को चुनाव प्रचार में आप लगा ही क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हम अपराधी किस्म के लोगों को हम अपनी पार्टी में नहीं आने देंगे, हम अपराधी किस्म। और जो टाल एरिया का लालू प्रसाद यादव के जमाने में एक आतंक का पर्याय बन चुका था, वो व्यक्ति जो है वो चुनाव प्रचार में काम कर रहा है, दुलार चंद। तो अब आकर के बात ये होती है कि यहां पर कास्टवार की एक झलक हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हम शुरू से ये कह रहे थे कि मोकामा के अंदर 10-20 लाशें गिरेंगी। मैं शुरू कहानी कुर्सी पर भी मैंने कहा था, ये बात पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से दो दबंग एक दूसरे के सामने खड़ा है, तीसरा दबंग तीसरी पार्टी के साथ खड़ा है, यहां पर इस प्रकार की हत्याएं जरूर होंगी। इंटरेस्टिंगली मुझे नहीं मालूम था ये जो मरने वाला दुलार चंद है
ये इसकी पुरानी अदावत है अनंत सिंह से। अनंत सिंह के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। लड़ चुका है, बिल्कुल लड़ चुका है। दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। उसी तो भूमियार क्या सोच रहा होगा मुकामा का? दोनों लोग भूमियार हैं। मतलब स्वाभाविक है कि इसे आनंद, पहले से ये बात चल रही थी कि अनंत सिंह और उनमें जो है वो भारी पड़ने वाला है। अनंत सिंह सूरजभान से भारी पड़ने वाला है भूमियार वोट में। हाँ, भूमियार वोट इससे में तो और सहानुभूति मिलनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अनंत सिंह, ये सूरजभान की जो पार्टी है, चूंकि आरजेडी से है, यादव वोट यदि एक मुश्त यदि शिफ्ट करता है तो अनंत सिंह की विजय होगी। यदि भूमियार वोट पोलराइज करता है तो राजपूतों का वोट किसके पास जाएगा? मतलब वैसे तो आरजेडी का, देखिए आरजेडी का वो कोर वोटर है, लेकिन मारा गया वो जनसुराज के लिए, जनसुराज के लिए मारा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का वोटर जो है वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट करेगा, वो सूरजभान की तरफ ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि वहीं से मैं शुरू करूंगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर जरा सी भी शर्म हया बची होती तो अनंत सिंह को न देते, और उधर तो खैर शर्म हया कि हम बात ही करना बंद कर देते हैं। और एक और संदर्भ जरूरी है, जो विजय जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि नगर निगम में उस वक्त स्थिति ऐसी हो गई, जल जमाव था, उस पर कहा था जंगल राज। लेकिन दोनों का डिफरेंस जरा समझिए। आज हम लोग बहुत उबाल पर हैं। एक दुलार चंद मारा गया, वो अपराधी था कि नहीं था इसका मतलब नहीं, मारा गया। वो उस पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये अच्छा है। तब का वक्त रहा होता और तब के मुख्यमंत्री की पार्टी से रहा होता तो उसको गिरफ्तार करने की हैसियत किसी की नहीं थी। सबसे पहला ये जंगल राज जब हम कहते हैं, 100 से अधिक जातीय नरसंहार उस दौर में। साहबुद्दीन की कहां गिरफ्तारी हुई थी? आप ठीक कह रहे हैं। नहीं हुई थी, होती भी थी तो जेल से वो चलाते थे। 100 से अधिक जातीय नरसंहार, इसको समझिए आप। जेल से रंगदारी, फिरौती, वसूली, अपहरण बड़ी आसानी से। जंगल राज की स्थिति ये थी कि अंधेरा होने के बाद, वैसे लाइट, सही बात है, नीतीश कुमार जी ने कहा 7-8 घंटे आती थी, तो लाइट जाने के बाद तो लोग निकलते नहीं थे। सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क। इसका जब पूरा मिला के पैकेज आता है तब जंगल राज आता है। जंगल राज कोई एक चीज नहीं थी। न्यायालय ने दूसरे संदर्भ में ये बताना जरूरी। निजी तौर पर तो मैं कहूंगा कि न तो सूरजभान की पत्नी को जीतना चाहिए, न आनंद सिंह को जीतना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहां देखिए कि जो जनसुराज है उसके समर्थन में भी वो दुलार चंद है जिसकी आप बातें सुनेंगे, कितनी गंदी बातें बोलता था। उसके तो मुंह से ही गंदी गाली हमेशा निकलती थी, मतलब एक लाइन सीधी नहीं बोलता। क्योंकि अनंत को तो मीडिया वालों ने महान बना रखा है, पता नहीं कौन से पत्रकार हैं जो मर्डर भी इसी आधार पर हुआ है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उसकी पत्नी को इतनी गंदी गंदी गालियां देता था तो मारा। लेकिन क्या मुकामा के लोग ये समझ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर तो मुझे तो लगता करना चाहिए उनको। हाँ, मेरा ये मानना है जनसराज की करिए या किसी और को कर दीजिए, मतलब आप किसी और को। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब की बात से असहमत होता हूं। मुझे लगता है कि अगर भूमिहार पोलराइज होगा, जो स्थिति दिख रही है उसमें अनंत सिंह के लिए इसमें संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दुखी मन से मैं कह रहा हूं, लेकिन स्थिति मुकामा बात कर रही है जिसकी गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी तो दबाव की वजह से हुई है। गिरफ्तारी यूं नहीं हुई है, वरना तो उसको खुला छोड़ रखा था। आखिर क्यों नहीं 2 दिन से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तब हुई जब दबाव बहुत ज्यादा था, साफ साफ लगा, लोग कहने लगे कि भैया जंगल राज कह रहे हो। हाँ। और तुम्हारा आदमी है, गोली चल गई, मर गया, वो बयान दे रहा है, अब बता रहा है कि हम 30 गाड़ी आगे थे, 10 गाड़ी पीछे थी, तब इसकी वजह से हुई है। क्योंकि जाति की बात है तो बिहार में स्टार पावर कैसे काम कर रही है ये आप देखिए। वैसे हर चुनाव में होता है, फिल्म स्टार्स को, गायकों को उतारा जाता है क्योंकि वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जब भीड़ इकट्ठा करते हैं तो फिर नेता अपनी बात भी कह लेता है। अब बिहार में एक स्टार है पवन सिंह। बीजेपी ने पिछली बार लोकसभा में टिकट नहीं दिया था तो चले गए थे बाहर। इस बार उनको बीजेपी अपने साथ फिर से ले आई है, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया। इन्होंने कहा मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था। वो कहानी चली जो भी रही हो, लेकिन उस आदमी की स्टार पावर कितनी है, मैंने कल अपनी आंख से कुछ वीडियो देखे और कमाल का माहौल बांधता है आदमी। मैं तो नहीं भोजपुरी जानता हूं, लेकिन भीड़ को कैसे एंगेज करना है और क्यों इन पार्टियों को इन चेहरों की जरूरत है, वो उन सभाओं को देख करके पता चलता है। कल पवन सिंह ने आरजेडी के गढ़ शाहपुर में एक रैली की थी और खूब बरसे, और फिर बीच में थोड़ा बहुत गाना भी गाते हैं। आवाज़ में बड़ा बेस है, बड़ी भारी आवाज़ है, तो याद भी दिलाते हैं। कहीं कहीं बीच में जाति की बात भी जो है थोड़ी कर देते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज एनडीए, नीतीश कुमार, जंगल राज नहीं चाहिए। इनका बयान सोच रहा था मैं आ गया हो तो मैं आपको वो झलक जो है वो मैं आपको दिखा देता। एक गाना भी गाया है इन्होंने, हालांकि वो गाना मनोज तिवारी का, मुझे बाद में किसी ने बताया। हाँ, हम बिहारी हैं जी। हाँ, वो थोड़े संस्कारी हैं। बिल्कुल, ये मनोज तिवारी ने गाया हुआ है, गाया, लेकिन अतुल राय ने लिखा है इसको। सर ये मतलब
बिहार में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं क्या चुनाव में ऐसे? निश्चित रूप से। और पवन सिंह का तो एक अपना अलग फॉलोअरशिप है, और यही तो कारण रहा था कि पवन सिंह को लेके उपेंद्र कुशवाहा के घर पर गए थे, जिस उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने चुनाव हरवा दिया था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ हाथ मिलाया, तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नहीं गले मिलिए, फिर दोनों को आगे किया, फिर गले मिले। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा को तो मजबूरी में उनको गले समर्थन नहीं देना मिले पड़ा। थे, पवन सिंह और ने बाद में पैर छुए, बाद में गले भी मिले थे दोनों उसके बाद। तो अब ये ठीक है कि वो आ गए, और जिस तरीके से उनका वहाँ फॉलोअरशिप है, और उनके साथ तय था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी की जो कंट्रोवर्सी आई, जिस तरीके उनकी पत्नी ने तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लगा होगा कि इनको शायद अभी टिकट देना ठीक नहीं, तो उन्हें चुनाव प्रचार करवाया जाए। तो जिस पर्पज से उनको लेकर आए थे पवन सिंह को, मुझे लग रहा है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम प्रभाव रहा है। और महागठबंधन अगर 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो इस बार पवन सिंह को लेकर आए वहां पर प्रचार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पवन सिंह के स्टार प्रचार के कारण भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि भोजपुरी के अंदर वो बहुत ज्यादा फेमस आदमी है, अब रवि किशन भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, मनोज तिवारी है, पवन सिंह की एक अपनी अलग लोकप्रियता है। तो पवन सिंह के आने से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, इंडिया को उसका निरहुआ है, तो उसका फायदा इंडिया को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि एक डिसीजन ठीक रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्र में चुनौती मिल रही थी। जी ठीक है, एक लाइन हाँ बोलिए। ये भी वही है, महिलाओं के साथ मंच पर अभद्र हरकतें करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए क्या राजनीति में? आप करने दीजिए ना, भोजपुरी में जो कर रहे हैं करने दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं, जनता इनके गानों को देखकर सुनकर खुश हो रही, उछल रही, पहला गलत काम समाज बर्बाद करने का। राजनीतिक तौर पर इनका प्रभाव हो रहा है, उससे ज्यादा बर्बाद करने का काम हो नहीं सकता। ये तो बाकी लोकसभा लड़ना निश्चित तौर पर लोकसभा लड़ना नहीं, लोकसभा तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग से टिकट दिया था, फिर वापस लिया क्योंकि वहां से चाहते नहीं थे, फिर आए जहां चाहते थे वहां से मिला नहीं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। तो मतलब ये भी थोड़ा सा जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कैसे। दो और स्टार्स की बात बता रहा था आपको बीजेपी के, दोनों सांसद हैं और दोनों बड़े जबरदस्त कलाकार हैं, अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं। एक हैं उनमें से, दूसरे गाते नहीं है। मनोज तिवारी पर हमले का प्रयास हुआ है। मनोज तिवारी ने खुद इसके बारे में बताया सोशल मीडिया पर, और बताया कि मुझ पर हमला किया गया। उन्होंने लिखा कि वो बक्सर के डुमरांव में रोड शो कर रहे थे, एनडीए के प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ थे, और इस दौरान उन पर हमले का प्रयास हुआ और आरजेडी के कई लोग नारे लगाते हुए आए, लेकिन वहां टकराव रोकने के लिए मनोज तिवारी के समर्थकों ने गाड़ी तेज करके वो लोग वहां से निकल गए। दूसरी तरफ गोरखपुर से जो बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। पहले तो एक दो जगह पे आरजेडी समर्थक नारे लगा के हम लोगों के काफिले में, हम लोगों के रोड शो का स्वागत करने वालों में खड़े होके कुछ नारे लगाए, लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, लेकिन वो बहुत कम होते थे। मैं 3 जगह ऐसा देखा, हम लोगों ने अवॉइड किया। मुर्दाबाद कर रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे। जब गाड़ी चली थोड़ी तेजी से तो सारे लोग डंडा लाठी जो भी लिए थे हमें 150 मीटर तक लगभग दौड़ाए। इसलिए वो सामान्य विरोध नहीं था, वो सामान्य बाधा डालने वाली बात नहीं थी। उनका नियत हमें ये मनोज तिवारी जी के साथ हुआ। रवि किशन के साथ जो हुआ वो तो फोन पर उनको शायद धमकी दी गई, मुझे बता रहे थे विजय जी। उनके पीए को धमकी दी गई है कि भाई आपने यादव समाज के लिए कुछ गलत बोला, अपशब्द बोला तो हम जान से मार देंगे। वो आरा गांव से किसी ने, ऐसा मैंने देखा कि रिकॉर्ड किया हुआ फोन है उनके साथ। तेज प्रताप सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हाँ, खैर सिक्योरिटी वाली बात, और मनोज जी को भी यदि कोई हमला हो रहा तो ये सिक्योरिटी देखनी चाहिए। इसको मतलब नॉन सीरियसली मैं नहीं लेता। कई बार पॉलिटिकली भी आप कहते हो, लेकिन मैं उसको छोड़ के बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है, सब लोगों को दी जाए। लेकिन अभी अच्छा हुआ कि हर्षवर्धन जी किसी राजनीतिक पार्टी के सलाहकार नहीं है, नहीं तो ये तो सबकी दुकान बंद करवा दे। अश्लीलता से चुनाव का थोड़ी आधार है, लोग कितने एंगेज हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। अब वो पवन सिंह, खेसारी लाल के नहीं देखे खेसारी लाल को नहीं मैं जो जिसका संदर्भ आया, हाँ वो ठीक है, वो तो अभी खेसारी लाल भी वैसा ही। खेसारी लाल भाई आप उनके सुनने वाले जिनको अच्छा लग रहा है वो मनोरंजन ठीक है, लेकिन राजनीति में ऐसे लोगों का प्रभाव। और ये भी वैसा ही असर है कि आप पवन सिंह और खेसारी लाल के वीडियो आपको याद आ रहे, मनोज तिवारी के वीडियो याद नहीं आ रहे, शायद पुराने हो गए। हाँ तो वो पुराने हो गए, इसलिए तो वो बदलता रहता है, तो वो तो नेता बन गए ना। और केवल बिहार में नहीं है ना, पूरे देश की राजनीति में जो स्टारडम है,
सेलिब्रिटीज हैं वो चलती हैं। अरे अभी हम अमिताभ लोग- बच्चन जब देवकिन उनको हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा सकते हैं, राजेश खन्ना हो नॉर्थ सकते इंडिया हैं, में यहाँ गोविंदा तो हो ठीक है। सकते हैं, सुनील दत्त हो सकते हैं, हेमा मालिनी हो सकती है, मैथिली ठाकुर अभी मैदान में, तो सेलिब्रिटी का एक जलवा जो चूंकि है। ये हम लोग अपराध और इन पर हमला नेताओं वगैरह सब बात कर रहे हैं, जंगल राज मुकामा में जो सब कुछ हुआ, तो प्रधानमंत्री ने अभी आरा में एक रैली की है अभी अभी, और वहां एक बार फिर उन्होंने जंगल राज की बात की है और कहा है कि इस बार जंगल राज वालों को सबसे करारी हार देनी है। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। अच्छा, राहुल गांधी भी बिहार में ही हैं आज, और उन्होंने उनके एक बयान से फिर विवाद हो गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा। बेगूसराय में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले बोले और कहा कि 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, इनका रिमोट किसी और के हाथ में है। जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। जी, समय नहीं है, लेकिन आप कुछ कहना चाह ही रहे थे इस पर बहुत ज्यादा ना। मेरा एक सोशल मीडिया का कमेंट सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सुबह सुबह उठा तो वही सामने पड़ गया। आजकल हम लोगों की बीमारी हो गई है सोशल मीडिया देखने की। तो ट्विटर पर किसी ने कहा कि बिहार में मनोरंजन की बहुत भारी कमी दिख रही थी। राहुल गांधी आ गए और अब मनोरंजन शुरू हो गया, आनंद लीजिए, इतनी ही कमेंट थी। हालांकि मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेगूसराय में जाकर के ठेठ गढ़ है वो सीपीआई का, सीपीआई और भारत, अब तो भारतीय जनता, एक समय था बेगूसराय में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैनर लेकर के नहीं जा सकते थे वहां पे। यदि रैलियों में चले जाते थे तो वो अपनी जेब में बंद करके अपने घर लौटते थे। वो कहा जाता था, वो बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। वो वहां पर जाकर के ये सब बातें अब कर रहे हैं, जहां पर पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट लग गया है बेगूसराय के अंदर, जहां जाकर के आप सड़कें देखेंगे तो 1.5 घंटे में आदमी पटना से वहां चला जा रहा है। इन सब बातों को कोई तरजीह देने वाला है? राहुल गांधी आप चलिए, बिहार के चुनाव के बाद लंबे वक्त तक होगा। राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो पीछे बीच में गायब हुए और फिर आके जो बातें की उसका क्या असर रहा। हम 2 बजे भी आपसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन थोड़ा उसमें बिहारी फ्लेवर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से पाकिस्तान पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में कहा कि भारत आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है, आगे भी मारेगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना जवाब दे रही है, प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को ऑपरेशन सिंदूर पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, नींद कांग्रेस की उड़ी हुई थी। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से उबर नहीं पा रहे। भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से
अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा, अब जरा प्रोफेसर साहब से बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रेक से पहले आपको सुनाया राहुल गांधी का बयान बेगूसराय में 56 इंच की छाती नहीं है, ये तो डरते हैं। तो आपने कहा क्या मतलब इन बातों का बेगूसराय के अंदर? अब आरा में पाकिस्तान का बम का क्या मतलब? लॉजिक तो वही मतलब सेम अप्लाई होगा ना? देखिए, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनकी बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जब वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से उसमें भारतीय राष्ट्रवाद आ जाता है। और जहां आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी बोल रहे होते हैं कई ऐसी बातें, जंगल राज पर जितना इको ऑडियंस से नहीं आया, उससे ज्यादा आप देखेंगे कि पूरी सभा में से जिस प्रकार की आवाज आई, रिस्पॉन्स आई। जरा रिस्पॉन्स देखिएगा, आप दोबारा जरा चलवा करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि प्रधानमंत्री किस नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बोलते हैं। एक चीज मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के पास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां भी वो रैली जाते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीजों की, बारीक से बारीक चीजों की उनके पास फीडबैक होता है। मुझे क्या उठाना है? यदि हम मिथिला में जा रहे हैं तो हमको विद्यापति जी का उठाना है, यदि बेगूसराय में हम रैली कर रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को हमको कोट करना है। ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर जानबूझ करके वहां से उन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है, और इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये जो बात थी भारतीय राष्ट्रवाद की, सेना के पराक्रम की, वो इसके साथ जुड़ जाता है। एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, मुझे लगता है उसी चीज को। राहुल गांधी का असर इसलिए नहीं क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात प्रधानमंत्री की इस रैली में आपको सुनाता हूं, क्योंकि नया डायलॉग दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने महागठबंधन पर बात की और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी नेता का नाम तय हो। आरजेडी ने कनपट्टी पे कट्टा रखकर कांग्रेस से अपनी बात मनवाई। एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है।
ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। आज ये बात पहले भी कही है उन्होंने, लेकिन आज नए अंदाज में कही कि कांग्रेस आरजेडी ने कनपट्टी पे कट्टा रखा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। कट्टा रखा कि नहीं रखा, इतना तो अब क्लियर हो गया है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो सेम फेस डिक्लेयर हो, इसीलिए वो बार बार सवाल पूछने के बावजूद राहुल गांधी महीनों मना करते रहे। कांग्रेस अड़ी रही, इसी वजह से शायद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी को हम बिहार ही नहीं भेजते। राहुल गांधी प्रचार से बिल्कुल अलग हो गए। और मैंने आपको वो डायलॉग पप्पू यादव को तो भी बताया है ना, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इसी सवाल पर कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। आप बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचमुच पता है कि कब कौन सी बात किस तरह से कहनी है कि पूरे फोर्स से उसका इंपैक्ट आए। कई बार कहा जाता है ना कि आप कोई भी कहीं कुछ बल का प्रयोग कर रहे हैं तो इंपैक्ट तो होना चाहिए। ये जो कनपट्टी पे कट्टा सटा के मुख्यमंत्री बनाने की बात है, बिहार में ये आम चर्चा है। बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि जिस तरह से 15 दिन राहुल गांधी और तेजस्वी की बातचीत बंद हो गई, जिस तरह से सपरिवार लालू जी आए दिल्ली और राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया, साफ साफ दिख रहा था ना। लेकिन जब पीएम उसको यूं बोलते हैं तो और ठीक से जाएगा। अब इसका एक परिणाम तो ये होता है कि इनका वाला वर्कर वो उत्साहित होगा कि चलो ठीक है भाई, उधर डिवाइडेड हाउस। लेकिन जो डिवाइडेड हाउस है उसमें थोड़ा लाठी चलना तेज हो जाएगा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के नंबर 19 से और नीचे जाने का मतलब होगा कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि अंतर कितना होगा, वो अंतर इधर का बढ़ता चला जाएगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार डबल डिजिट में भी जा पाएगी, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। अरे चलें, अब कुछ आपको और खबरें बताते हैं दुनिया से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार जी नहीं करवा पाए काम जो तेजस्वी जी ने कर लिया। कट्टा रखा होगा नहीं ना। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में पहले दिन से सुर्खियों में हैं। नोबल उनकी चाहत जो है, नोबल की चाहत सब जानते हैं। ट्रंप क्या सोच रहे हैं या क्या खोज रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल है। अब भारत की सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ट्रंप को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। वो बात तो कर रहे थे अपनी तैयारियों की, लेकिन उन्होंने फिर बीच में ट्रंप का नाम लेते हुए चुटकी ली और कहा कि भाई ट्रंप क्या कर जाएं कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। रीवा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे सेना प्रमुख, और वहां उन्होंने ट्रंप के रवैये को लेकर तंज किया। उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप का खूब बखान भी किया। कहा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सेना को वाकई खुली छूट थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इसी छूट का नतीजा है। भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम भूखा बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। वो जो बात कह रहे थे सेना प्रमुख, वो कह रहे थे हमारे सामने चुनौतियां, वॉरफेयर इतनी तेजी से बदल रहा है कि आप एक चीज को मास्टर करते हैं, पकड़ते हैं तो तब तक कोई नई चीज आ जाती है। अब तो एआई का इस्तेमाल भी युद्ध लड़ने में हो रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था टैंकों से, अब उसमें ड्रोन इस्तेमाल होने लगे। दुनिया ने पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा। फिर वो आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी देखा। तो वो चुनौतियों की बात कर रहे थे कि अनसर्टेनिटीज इतनी हैं। फिर बीच में उन्होंने ट्रंप का नाम लिया। वैसे हमारे सेनाओं के जो बड़े अधिकारी होते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं कभी कहते किसी और का नाम लेके, खासकर इतने बड़े देश के राष्ट्रपति का नाम जैसे इन्होंने लिया। लेकिन ये भी ट्रंप की करनी है। नहीं, ट्रंप की करनी तो ट्रंप जाने, लेकिन मतलब हमारे यहाँ पर ये परंपरा नहीं है कि आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल साहब, और वो भी किसी राष्ट्रपति के लिए इस तरह की बात करें। पॉलिटिकल बातचीत भी नहीं करनी चाहिए कि कोई पार्टी क्या कह रही है नहीं कह रही है। लेकिन आजकल ये मुझे लग रहा है कि फैशन भी हो गया और थोड़ा सा कृपा भी हो गई, भगवत कृपा जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनकी, उससे बचना चाहिए। उससे बचना चाहिए मेरे ख्याल से। जो जनरल साहब को करना है उनको तो जवाब देना होता है गोली से, अपने एक्शन से। जो ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया, उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ट्रंप को भी जो जवाब देना है वो ट्रंप को जवाब देना है प्रधानमंत्री जी को। मतलब जो भी जवाब दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं अपने हिसाब से। जनरल साहब को केवल एक्शन में जवाब देना है कि कैसे कभी मौका पड़ा
मान लीजिए ट्रंप साहब के सामने भी मौका पड़ा, अमेरिका से भी हमें लड़ना पड़े, तो उस समय जवाब देंगे। मैं देख रहा हूँ अब तो एडिटोरियल छप रहे हैं कई अखबारों में इस बात को क्रिटिसाइज करते हुए कि प्रधानमंत्री ट्रंप को मतलब उनके सामने या एक ही वेन्यू पर जाने में वो प्रधानमंत्री या उनकी टीम जो है, लेकिन वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। वो प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रधानमंत्री का क्या डिप्लोमेसी के हिसाब से देखते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, वो तो ये बात हो गई थी, मैं उससे आगे बढ़ रहा था। मतलब वो ये कि भाई कब तक अवॉइड करेंगे ट्रंप को, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन वो हो सकता है प्रधानमंत्री को समझ आ रहा हो कि कब ठीक समय होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेंगे, एक ठीक समय होता है, जब मिलना होता है उस समय मिल लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है। चीन के साथ भी हम लोग आंखें लाल कर रहे थे, फिर आंखें मिला भी ली। तो वक्त की बात है। ट्रंप साहब के साथ भी जब वक्त आएगा, जब आजकल बात हो रही है कि वो उनके ग्रेट फैन का जब ट्रंप का टैरिफ में बदलाव होगा, कुछ और चीजों में बदलाव होगा, तो ट्रंप की एक खबर है, जरा वो भी लगा दें, वो भी दे दें तो लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे। वैसे जनरल द्विवेदी ने कोई गंभीर बात नहीं कही, एक डिसरिस्पेक्ट भी नहीं थे। वो एक सामान्य उसको हम तंज नहीं कहेंगे, एक सामान्य जिसे ह्यूमर कहते हैं, उन्होंने यूज किया कि ट्रंप साहब का क्या भरोसा, पता नहीं दुनिया और स्वाभाविक है। अब आप किस देश पर कब कितना टैरिफ आप थोप देंगे। आप क्वाड को लेकर के आप आने वाले भारत थे, आप एक मना कर जाते हैं। चीन आपका दुश्मन होता है, आप क्या कर रहे हैं इस पर तो बहस ही नहीं कर रहे हम लोग। नहीं, उसी संदर्भ में अनिश्चितता थी, एक्चुअली अनसर्टेनिटी का दूसरा पर्याय बन गए ट्रंप। बिल्कुल, कि ये बेसिकली आदमी दुनिया हिला दी भाई। कोई तारतम्य नहीं रह गया है, कोई नीति अब पॉलिसी कुछ नहीं है। किसी ने आज तक इस प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं देखी। देखिए जैसे चाइना की बात, अब ट्रंप की बात निकली है तो चले कर ही लेते हैं। इन्होंने लिखा ट्रंप को लेकर, अपने को विड्रॉ भी किया, क्योंकि फिर मुझे ध्यान आया कि जनरल वीके सिंह भी सरकार में मंत्री रहे बाद में। सुनिए तो, इन्होंने तो चाइना की मुलाकात और एशिया के दौरे में के बारे में लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हैड ए ट्रूली ग्रेट मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना, देयर इज इनॉर्मस रिस्पेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या बोलते हो, एक दूसरे के पीठ पीछे कभी आ गया ना बाहर तो पता चल जाएगा इनको कि कितना रिस्पेक्ट है। फिर आगे इन्होंने जो बातें कही हैं कि ये बता रहे थे कि भाई मैं तो बहुत कुछ लेके आया शी जिनपिंग से। क्या लेके आए ये, आप सोचिए क्या लेके आए ये ट्रंप शी जिनपिंग से, पता है आपको? सोयाबीन खरीदेगा चाइना, जो बंद कर दिया था उसने अमेरिका का, सोयाबीन खरीदेगा। ये सबसे बड़ी चीज लेके आए ट्रंप। मक्का नहीं खरीदा, मतलब हाँ, मतलब मक्का, उनको मक्का और सोया दोनों बेचना है। हमें भी यही बेचना चाहते हैं, हमने अभी तक हाँ नहीं कही। सोयाबीन मक्का से तो सारा का सारा चीन ने मान लिया है। प्रॉब्लम वही है, इनका भी जो बेस है व्हाइट फार्मर, वहां का गोरा किसान, वो उसको चाहिए। इन्होंने फिर ये पोस्ट लिखने के बाद का, मैंने तो पहले ही कहा था अपने किसानों से बड़ी जमीनें ले लो, बड़े बड़े ट्रैक्टर ले लो, मैं बड़ी बड़ी डील करने वाला हूं। वो डील हो नहीं पा रही थी, अब जाकर की हुई है। और क्या लेके आए ये लेके आए कि वो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, मैग्नेट्स, वो अब चीन जो रोकेगा नहीं, वो हमको देगा, ये उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि वो जो ड्रग सप्लाई होती है हमारे देश में जिससे बहुत लोग मरते हैं, फेंटेनाइल, वो चाइना से आती है। फेंटेनाइल पर जो है चाइना बहुत वो करेगा। फिर उन्होंने कहा वो हमसे ऑयल और गैस भी लेगा अलास्का से। लेकिन मैं देख रहा था इसमें कहीं तो जिक्र हो कि भाई रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। ये है वो डुप्लिसिटी और दोहरापन। हमने तेल खरीद लिया तो हम गुनहगार। आपको मालूम कितना अंतर कितना है? 5.7 बिलियन यूरो, 5.7 बिलियन यूरो का तेल या गैस एक साल में चाइना खरीदता है रशिया से। 5.7 बिलियन यूरो। हम कितना खरीदते हैं 3.6। 2 बिलियन यूरो का ज्यादा वो खरीदता है एक साल में हमसे। हम पे 25% है, उस पर 47, तो हमारे पे टोटल 50% टैरिफ है। चाइना पे जब घटा दिया तो 47% रह गया है। ये क्या, ये कौन सी नीति है? इसीलिए फिर अब जो कहा जाता है कि अनिश्चितता का नाम ट्रंप। देखिए जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति सोयाबीन और मक्का और क्या क्या बेचने वाले सेल्समैन बन गए। अब उनका पूरा ध्यान है कि भाई मैंने अगर सोयाबीन की डील कर ली है तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया शी जिनपिंग के साथ मिलकर, और मैं खुश होकर 10% टैरिफ कम कर देता हूँ। जो 57% था वो 47% कर देता हूँ। लेकिन शी जिनपिंग के साथ जब बैठक में कोरिया के एयरपोर्ट पर जब ये बैठक हुई तो ट्रंप साहब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह सके कि भाई आप भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो हथियार देकर, वो आप सपोर्ट मत कीजिए। उनकी इतनी ताकत नहीं हुई कि वो चीन से किसी और मामले को लेकर दबा सके कि भाई आपने जो रेयर अर्थ को लेकर जिस तरीके से दुनिया के अंदर दबदबा बना रहे हो और हमको दे नहीं रहे हो, वो ठीक नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि शी जिनपिंग बस के सामने ट्रंप साहब को जब मिले तो उन्होंने एक दो चीज़ों पर सहमति बनाई और बाहर आकर कह दिया कि हमारा और चाइना के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन साइन हुए क्या?
शी जिनपिंग का कोई बयान आया क्या अभी कि हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है और इस तरीके से हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं? चीन की तरफ से अभी कोई इस तरह से बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन अब ट्रंप साहब है वो बैठक के बाद बाहर निकल कर क्या बोलते हैं, अमेरिका जाकर वो क्या बोल देते हैं। अमेरिकी मीडिया सर लिख रहा है साफ साफ शब्दों में कि इस मीटिंग में ट्रंप शी जिनपिंग की चापलूसी कर रहे थे और शी जिनपिंग ने झुंझुना पकड़ा दिया, कोशिश कर रहे थे उसको, झुंझुना पकड़ा दिया उनको कि ठीक है हम आपसे सोयाबीन खरीद लेंगे इतना, 5 साल में आपको जो लगता है वो टारगेट हम जितना बेचना चाहते हो हम खरीद लेंगे। लेकिन बड़े जो मुद्दे थे उस मुद्दों पर किसी भी तरह की बातचीत मुझे लगता है ट्रंप नहीं कर पाए। और ये जिस तरीके से अलास्का में वो पुतिन के सामने मतलब असफल एक वार्ता रही थी, मुझे लगता है यह भी वार्ता जो रही है पूरी असफल रही है और उसमें भी शी जिनपिंग भारी पड़े हैं। चलिए अगली कुछ और कई सारी खबरें जल्दी जल्दी बात करते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, उसका खूनी ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के लोग ही सामने रख रहे हैं कि यह पाकिस्तान के लिए सर्वनाश की वजह बनेगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार चर्चा कर रहे थे कि आसिम मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद कितने फौजी मरे पाकिस्तान के, ये रिकॉर्ड बनाया है आसिम मुनीर ने। 3 साल से ऑलमोस्ट ये आर्मी चीफ है, जनरल के बाद अब फील्ड मार्शल भी हो गया। 3 साल में 2500 सैनिक अफसर मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की सेना के, मतलब हर साल औसत 803 सैनिक और अफसर मरते हैं पाकिस्तान की सेना के। ये मुनीर जब से कुर्सी पर बैठा है तब से हो रहा है और अभी तो 2030 तक इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की मंशा जाहिर की है। ये एक्सटेंशन चाहता है कि उसको 2030 तक के लिए एक्सटेंशन मिल जाए। अब कितने और पाकिस्तानी मरेंगे, कहां कहां मरते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मारता है, बलूच मारते हैं, इनको तालिबान मार रहा है। भारत से अभी लड़ाई में तो मतलब कितने 100-200 ऐसे इतने मरे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो डेटा तो नहीं दिया इन्होंने। बाकी ये रोज मर रहे हैं। अब वो कंपेयर, जो पत्रकार की बात आपको सुनाता हूं, उन्होंने डेटा दिखा के बताया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कि सबसे ज्यादा किसी सेना प्रमुख के कार्यकाल में मौतें अगर हुई हैं सैनिकों की तो वो थे याहिया खान। याहिया खान कौन? जब 1971 की जंग हुई थी उस वक्त पाकिस्तान का डिक्टेटर, सेना प्रमुख भी था और राष्ट्रपति भी था। बोले लेकिन उस वक्त तो जंग चल रही थी और वो जंग बहुत बड़ी थी, बहुत हजारों लाखों सैनिक उस जंग में लगे हुए थे, तो मौतें भी हुई थी। ये तो आया है तो ये तो इंसर्जेंसी में मर रहे हैं, कौन सी बड़ी वॉर हो गई? इंडिया से हुआ जो बड़ा हुआ 3 दिन का, इसने कैसे 2500 लोग मरवा दिए? ये पाकिस्तान पूछ रहा है। ये किस मिलिट्री जनरल के दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद हुए हैं? जो तादाद है ना वो सबसे ज्यादा याहिया खान के दौर में हुआ था। याहिया खान के बाद रिकॉर्ड है कि 9000 फौजी जो है वो शहीद हो गए थे याहिया खान के दौर में। और क्योंकि 71 की जंग भी हुई थी ना उस वक्त, तो 4500 फौजी हर साल, क्योंकि उनका 2 साल का टेन्योर था, तो 4500 फौजी पर ईयर जो है वो उनके दौर में जाँ बहक हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरे नंबर में वो आसिम मुनीर साहब हैं, इनके दौर में अब तक 2500 फौजी शहीद हो चुके हैं 3 साल में, और 830 फौजी हर साल शहीद हो जाते हैं एवरेज के हिसाब से अगर देखें आप। और पाकिस्तान की या उनके लोगों की बदकिस्मती ये कि ये आदमी जो रिकॉर्ड बना रहा है अपनी सेना के जवानों के मरने का, ये खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल भी बन जाता है। अभी अपने लिए एक्सटेंशन भी चाह रहा है, कभी पता लगे यही राष्ट्रपति भी बन जाएगा। तो मैं ही अपने आप को बादशाह बनाने पर तुला हूं, तो मुझे कौन रोकेगा? मरो, मरने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं देखिए, इस पर हम लोग बार बार बात करते हैं तो एक बात सबसे पहले करनी पड़ेगी कि जब उस मुल्क का मिजाज ही आतंकवादी टाइप हो गया है तो क्या वर्दी वाला मरे, क्या बिना वर्दी वाला मरे, क्या आत्मघाती होकर धमाका करके मर जाए, क्या वो सीमा पर आया हुआ वैसे मर जाए। वहां सोचने का तरीका उल्टा हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि इतनी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमको नुकसान पहुंचाते हैं या अफगानिस्तान से पिटते हैं। पाकिस्तान के भीतर अलग अलग जो उनकी कहिए कि आतंकवादी संगठन बने, उनसे निकले लोग बने, वो इतने धमाके करते हैं, लोग मरते रहते हैं लोग वहां। उसके बाद उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। भला है कि उनके यहां कोई अगर जर्नलिस्ट ये बोल रहा है और ये बात उनको समझ में आए कि उनका जो फील्ड मार्शल है या जो उनका जो प्रधानमंत्री के तौर पर तथाकथित व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उनके देश को पूरी तरह से जहन्नुम बनाने में तुले हुए हैं। अब वो मुल्क नहीं रह गया है। और जब उस तरह की स्थिति हो तो नंबर तो गिनिए आप अपने संतोष के लिए, कभी गिन लीजिए कि इतने मरे कि उतने मरे। जब जहन्नुम में ही आप रह रहे हैं तो क्या रहते हुए जीते हुए मरना, क्या मर के मर जाना, वो तो वही बात हो गई। देखिए, आज बार हम अंतर्राष्ट्रीय बात करना चाहते हैं तो बिहार आ जा रहा है। अब पहले मोदी जी की भाषण आ गया, अब राहुल गांधी की तस्वीर आ गई। लेकिन ये मजेदार है, बिहार के बेगूसराय में है राहुल गांधी, और राहुल गांधी का एक बड़ा अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। आगे दिखाएं जरा क्या हुआ, आगे देखिए राहुल गांधी का नया स्टाइल, बटन खोल रहे हैं टी शर्ट के। ये मुकेश सहनी के साथ नाव से जा रहे थे तालाब में,
और तालाब में छलांग लगा दिया उन्होंने, तैराकी करने लगे। एक बार समंदर में भी कूद गए थे ऐसे ही। और तो मुकेश साहनी तो शर्ट वर्ट उतार के बनियान में आ गए। राहुल गांधी जब समंदर में कूदे थे तो पूरे कपड़े पहन के कूदे थे, इतना तो मुझे याद है। बाकी देखते हैं इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए शर्ट का बटन खोलना है और फिट आदमी है वैसे राहुल गांधी, इसमें तो कोई शक नहीं है। डिवाइन कनेक्शन है तो फिट ही रहेंगे। देखिए नाव में बैठ रहे हैं, मल्लाह है जाति से आते हैं ना मुकेश साहनी। और मुकेश साहनी का दाव अगर महागठबंधन का चल गया तो बहुत काफी फायदा का ये करा सकते हैं। मछली मारने जा रहे थे, मछली मारने जा रहे थे। वो जो दिखा अभी नहीं, मुझे वो अभी पूरी पिक्चर आई नहीं, मुझे बताया गया कि वो तालाब में कूद गए। तो वो पिक्चर आएगी, इसका आगे का हिस्सा भी हो तो दिखा दें। हाव भाव तो ऐसे ही है, मतलब माइक उतार रहे हैं, माइक पहना हुआ था, माइक लगा लिया और अच्छे से। हाँ, और फिर तालाब में कूद गए। बढ़िया है, अच्छी तस्वीर बनती है, फिर हम बात भी करते हैं। चर्चा में रहना है। देखिए ना भाई, वो हमारे यहाँ कहा जाता है गांव में जो धान को रोपनी होती है तो उसको कहते हैं बिहन रोपने, है ना। तो वो उनको लगा कि अरे एक चलते चलते रास्ते में उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो एक बार पंडित नेहरू के लिए सरदार पटेल ने कहा था कि पंडित नेहरू को धान और गेहूं के बीच में अंतर नहीं पता है, बट ही हैज डिस्कवर्ड इंडिया। ये देखिए, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। देखिए तुम्हारी छलांग तालाब में, लेकिन देखिए ना वो बनाया हुआ है वैसे, कमीज पहन के ही कूदे नहीं। वो मछली ही मारने जा रहे हैं, वो मतलब तैराकी नहीं है, मछली ही मारने जा रहे हैं वो मछुआरों के साथ, क्योंकि उनको तो वही संदेश देना है ना कि उस समाज के साथ मल्लाह और मछुआरे उनके साथ जो है, तो वो कोशिश है। आप लोग कहेंगे अभी तो गंभीर बात कर रहे हैं, मेरे मन में तो बड़ा बेसिक सवाल आ रहा है, गीले कपड़े में आगे निकले होंगे प्रचार में तो कूद गए। नेता लोग एक्स्ट्रा सेट लेके चलते हैं, वो तो चलते ही हो, तो पूरा उनका जो भी नेता जाता है तो उसका कम से कम 2-3 सेट कपड़ा जाता ही जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता सर। जब राहुल गांधी सांसद थे, अलीबाग गए थे, साथ में विलासराव देशमुख थे, मिलिंद देवड़ा थे उस समय, उसमें संजय निरुपम थे, ये सब साथ में थे। किसी को बिना बताए वो सीधे उसमें कूद गए, तो सुरक्षाकर्मी घबरा गए। कांग्रेस के विलासराव देशमुख को लोग गिर गए कि क्या हुआ। विलासराव देशमुख तो हिम्मत नहीं कर पाया कूदने की राहुल गांधी के पीछे, वो नाव से देखते रहे। मिलिंद देवड़ा उतरे, फिर सुरक्षाकर्मी गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुद होकर उतरा हूँ इसके अंदर। वहाँ तैरे वो 5-7 मिनट, उसके बाद फिर वापस वो नाव पर लौट कर आ गए। तो राहुल गांधी हमें लगता है कि बहुत पानी से बहुत मोह है, तैरने की उनको बड़ा मजा आता है उनको, कि जहाँ पानी मिलता है वहाँ तैरते हैं। इसको थिएट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बट चुनाव में चलता है। नहीं, चुनाव में ऐसा नहीं है कि सब चीज चलता है, ये थिएट्रिक्स है। अरे चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। अब जितनी डुबकी राहुल गांधी मारी, अगर उतना ही उनको मल्लाह वोट मिल जाए ना, नहीं, कमर भर पानी में बड़ी बात होगी। कमर भर पानी, वो डुबकी कहाँ लगा? ऐसे बेचारे सिक्योरिटी वालों का बड़ा